अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं सिगमंड फ्राइड को और साइको एनालिसिस, जो कि फ्राइड ने जो है प्रपोज़ किया था पैराडाइम अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को, जिसमें उसका मेजर फोकस अनकॉन्शियस के ऊपर था, अनकॉन्शियस चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर। और उसने लिबिडो एनर्जी के बारे में बात की कि हमारी बॉडी जो है वाया सेक्स या एग्रेशन, इन दो मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी में उस एनर्जी को चैनलाइज करती है। और उसका मेजर जो वर्क था वो अनकॉन्शियस के ऊपर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर था। देन हमने फ्राइड का टोपोग्राफिकल मॉडल स्टडी किए कि उसने किस तरीके से ह्यूमन माइंड को तीन जो है वो डिवीजन्स में डिवाइड किया, जिसमें था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और जिसमें वो अनकॉन्शियस को कंपेयर करता है एक आइसबर्ग के साथ कि हमारा अनकॉन्शियस जो है वो मेजर पार्ट होता है। और देन फ्राइड जब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करता है तो फ्राइड कहता है कि आपकी पर्सनालिटी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसमें से इड जो है वो आपकी प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, इसको एनिमलिस्टिक ड्राइव भी कहते हैं। और आपकी जो ईगो है दैट इज़ रियलिटी प्रिंसिपल, एंड आपकी जो सुपर ईगो है दैट इज़ मोरालिटी प्रिंसिपल। सो वो कहता है कि जो आपकी ईगो है बेसिकली वो बैलेंस मेंटेन कर रही होती है आपकी इड और सुपर ईगो के दरमियान, और आपको एक रास्ता दिखा रही होती है कि आप क्या चीज़ जो है वो एट प्रेजेंट कर लो, आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है। वहाँ पे हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में कि जो ईगो है, क्योंकि वो एज अ ब्रिज एक्ट कर रही है बिटवीन योर इड एंड सुपर ईगो, और जो भी उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आता है ईगो उसको जो है वो बैलेंस करती है। अब वो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आता है ह्यूमन बींग्स के अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आपकी ईगो उस एंग्जाइटी को, जो कि इड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट से इमर्ज हो रही है, उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए या उस एंग्जाइटी से हमें बचाने के लिए हमारे ईगो जो है वो कुछ बचाव के तरीके यूज़ करती है, जिनको हम कहते हैं, जिनको फ्राइड कहता है कि डिफेंस मैकेनिज़्म। ये हमारी ईगो के अंडर ऑपरेट कर रहे होते हैं, और ये डिफेंस मैकेनिज़्म बेसिकली इंडिविजुअल की एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए या इंडिविजुअल की एंग्जाइटी को कम करने के लिए, जो है ख़त्म करने के लिए, आपकी ईगो ऑटोमेटिकली इन डिफेंस मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देती है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म हैं क्या। इनमें से कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म हैं जिनको हम रैशनल कहते हैं कि ठीक है ये समहाउ, और कुछ को हम इरेशनल कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डिफेंस मैकेनिज़्म आ जाता है दैट इज़ रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी थ्रेटनिंग या डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, आप उनको, ईगो क्या करती है, उनको कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल हटा के अनकॉन्शियस पे रिप्रेस कर देती है। यानी आपकी ईगो आपको एंग्जाइटी से बचाने के लिए कहती है कि इन थॉट को रिप्रेस कर दो, यानी आपकी कोई भी बुरी मेमोरी है, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस है, आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ कोई भी अब्यूज़ हुआ है तो वो अपनी उस मेमोरी को रिप्रेस कर दे, उसके बारे में बार बार ना सोचे, ताकि वो चीज़ आपको बार बार सोचोगे तो एंग्जाइटी प्रोड्यूस करेगी। देन आ जाता है डिनाइल। डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें आपकी ईगो बेसिकली आपकी अवेयरनेस को ब्लॉक कर देती है नेगेटिव इवेंट्स के हवाले से, और इंसान जो इंडिविजुअल है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता जो भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के एक्सीडेंट में लव्ड वन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो आपकी ईगो कैसे कि वो इंडिविजुअल इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता, वो कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या आई डोंट बिलीव दिस। इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि अगर तो वो डिनाइल ऑन द स्पॉट उस शॉकिंग सिचुएशन को लेके कुछ टाइम तक है, तब तक हम उसे कहते हैं कि इट्स फाइन, ठीक है। बट अगर वो डिनाइल की सिचुएशन लंबी चलती जाए तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और उसके ऊपर प्रॉपर काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। देन आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपकी ईगो क्या करती है, जो आपकी जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनको दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद तो आप उस बंदे को तरफ पॉइंट आउट करके या उसका नाम लेके कहोगे कि वो मुझे पसंद नहीं करता। मतलब फीलिंग्स आपकी नेगेटिव हैं, बट आप उसको दूसरे शख्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हो कि ये शख्स ऐसे नहीं चाहता। देन आपके ऊपर पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें आप क्या करते हो, सोशली अनएक्सेप्टेबल मैनर में अपना जो भी गुस्सा है या एंगर है
उसको किसी और के ऊपर जो है, या नेगेटिव थॉट है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको किसी दूसरे पे निकाल देते हो। और यूजुअली डिस्प्लेसमेंट में जो आप अपना एंगर वेंट आउट कर रहे हो या अपनी अनप्लेजेंट थॉट्स को किसी और के ऊपर निकाल रहे हो, वो आपसे वीकर होगा, पावर में आपसे कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके बॉस ने डांट दिया तो आप घर जाके अपने मुलाजमों पे गुस्सा करोगे, अपने वाइफ पे गुस्सा करोगे या अपने बच्चों पे गुस्सा करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट यूजुअली हम अपने से जो वीकर सब्सटीट्यूट होता है, क्योंकि जो अथॉरिटी पे उससे हम ज़्यादा पंगा नहीं ले सकते, इसलिए जो हमसे वीकर होता है हम अपनी जो भी हमारा गुस्सा है, एंगर है, उसको अपने से वीकर के ऊपर निकाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका यूनिवर्सिटी में दिन अच्छा नहीं गुजरा तो घर जाके आप अपने सिबलिंग्स को डांटना शुरू कर दो या मेड को डांटना शुरू कर दो। देन आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली कॉपिंग स्ट्रेटजी है कि जिसमें आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने बचपन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एडोलेसेंस बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो काम करने लग जाएगा जो वो बचपन में करता था, जैसे मदर को हक करके रखना, टॉयज़ के साथ रहना, या कभी बच्चों वाली टोन में आवाज़ करना। तो यूजुअली वी आर ट्राइंग टू कोप विद दैट एंग्जाइटी और विद दैट स्ट्रेस बाय कि हमारी ईगो हमें फील करा रही होती है कि हम दोबारा अपने उस बैक टाइम में या अपने अच्छे टाइम पीरियड में हैं। देन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, बट इसमें जो वेंट आउट हो रहा है एंगर या फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में होती है। मतलब हम अपना जो भी कोई फ्रस्ट्रेशन है या एंगर है या कोई भी नेगेटिव थॉट है, उसको किसी कंस्ट्रक्टिव तरीके से या किसी सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से जो है वो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप रनिंग पे चले गए, आपने बॉक्सिंग कर ली, अगर कोई किसी को दिमाग में बहुत कोई बात परेशान कर रही है तो द इंडिविजुअल कैन डू पेंटिंग। तो बेसिकली इन एक्टिविटी से ये कंस्ट्रक्टिव हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी ईगो, आपकी इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस मेंटेन करती है और आपकी जो एंग्जाइटी है उसको रिड्यूस कर देती है। देन आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि बेसिकली इंडिविजुअल अपने आप को एसोसिएट कर देता है किसी और इंडिविजुअल के साथ या किसी और करेक्टर के साथ, और अपने फेलियर्स को हाइड करने के लिए या अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए खुद को उस टीम का पार्ट आइडेंटिफाई करके वो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में कोई बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है तो जो फैमिली में सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करेगा। देन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि अपनी बात को लॉजिकल प्रूफ करना या उसको रैशनलाइज करना या कहना कि जी मेरी बात ठीक है, बट उसके लिए जो आप लॉजिक दोगे वो फॉल्स होगी, गलत होगी। जैसे कि एक स्टूडेंट का ये कहना कि मेरे टेस्ट में बुरे मार्क्स आए हैं क्योंकि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मतलब पढ़ा तो आपने खुद नहीं, लेकिन आप उसको रैशनलाइज नेगेटिवली कर रहे हो कि जी टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। देन रिएक्शन फॉर्मेशन क्या आ जाता है कि आपकी कुछ और करने की डिज़ायर है, बट क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा ऑपोजिट मैनर में जो है वो करोगे, आप उसको थोड़ा सा एक्सेप्टेबल वे में करोगे ताकि आपकी एंग्जाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में या अब्यूज़ की तरफ जिनके माइंड में थॉट्स होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रिलीजियस या इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं ताकि जो वो उनकी वो बेसिकली नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनके अगेंस्ट वो रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बंदा बिल्कुल नहीं पसंद तो आप उसके साथ जो है बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिलो, बात करो, दैट इज़ बेसिकली द रिएक्शन फॉर्मेशन। आफ्टर डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास जो फ्राइड की एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्राइड ये कहता है कि जो भी बच्चा है उसकी जो पर्सनालिटी है वो पहले 5 साल में परफॉर्म हो जाती है। पहले 5 साल में एक बच्चा जिस तरीके से बड़ा होता है या उस टाइम पे जिस तरीके से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, वो उसके आने वाली ज़िंदगी में कि वो किस तरीके का शख्स होगा, इस चीज़ को हम उसके ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं या इंडिकेट करते हैं। फ्राइड बेसिकली क्योंकि फ्राइड का जैसे कि हमने बात की मेजर जो फोकस रहा है वो सेक्स की तरफ रहा है और एग्रेशन की तरफ रहा है, तो दैट्स वाई उसने इसी पर्सपेक्टिव से जो है वो ज़्यादा काम किया हुआ है। सो
फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देता है कि आपके जो बच्चा है उसकी बेसिकली पहले 5 ईयर्स में वो बताता है कि डेवलपमेंट हो रही है और बेसिक 5 स्टेजेस होती हैं। अगर एक बच्चे की ये 5 स्टेजेस अच्छे से या अप्रोप्रिएट तरीके से वो इन स्टेजेस से गुजर जाए तो एज अडल्ट इंडिविजुअल उसको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर इन स्टेजेस में कोई ना कोई मसला आ जाए तो उस इंडिविजुअल को बड़े होकर उसकी पर्सनालिटी में वो इश्यूज नज़र आ सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सबसे पहले आती है ऑरल स्टेज। ऑरल स्टेज होती है बेसिकली 0 से 2 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी एज के हवाले से कुछ जगह पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है, बट हमें जो मोर और लेस एज सपोर्टेड है हम वही मेंशन करते हैं। कुछ में कुछ स्टडीज़ में ये मे बी अ फ्यू मंथ्स ऊपर नीचे होती है। सो ऑरल स्टेज, ऑरल मीन्स माउथ, जैसे कि इंडिकेट कर रहा है वर्ड। ऑरल स्टेज 0 से 2 ईयर्स की है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है। उसका जो सेंटर है प्लेयर का वो माउथ होता है और उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। इस टाइम पे आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि अगर बच्चा रो रहा है उसको फ़ौरन थंब चाहिए या सक करने के लिए निपल चाहिए या उसको मदर फीड चाहिए। सो एट दैट स्टेज जो बच्चे का ऑरल है, जो माउथ है, वो उसका सेंटर ऑफ प्लेयर या इसको हम एरोजेनस जोन कहते हैं वो होता है और वो अपनी सेटिस्फेक्शन जो है उसको वाया माउथ मिलती है। इस स्टेज में हमें ये देखना होता है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज कर दिया जाए उसके मतलब ऑरल नीड्स पूरी करने में, तो वो बच्चा फर्दर भी बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे ऑब्सेसिव होगा, एक्सेसिव स्मोकर हो सकता है या उसका टूवर्ड सेक्शुअल एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उसकी टाइम पे नीड्स नहीं पूरी कर रहे तो वो एक ऑरल फिक्सेटेड करेक्टर होगा जिसमें अग्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा और उसकी फिक्सेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होंगी। देन सेकंड स्टेज आ जाती है एनल स्टेज। एनल स्टेज इज़ बेसिकली द एनस, जिसमें आ जाता है आपकी 2 to 3 ईयर्स ओल्ड एज, जिसमें बच्चा बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है डिमांड्स ऑफ सोसाइटी को। और इस स्टेज में आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में बच्चा सीखता है अपना वॉशरूम कंट्रोल करना कि कब उसको जाना है कब नहीं जाना, वो अपनी पैंटीज़ में तो नहीं कर रहा वॉशरूम। इस टाइम पे जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका प्लेयर सेंटर है बच्चे का या जो एरोजीनस जोन है वो होता है एनएस, मतलब बच्चे आपने देखा वो वॉशरूम जाते हैं तो दे फील लाइक उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको वो चीज़ जो है वो उनको प्लेयर दे रही होती है। और वो यूजुअली अपने फेसेस वगैरह को देख के भी आपने देखा होगा स्माइल कर रहे होते हैं ये ऐसे। तो दैट इज़ बेसिकली द एनल स्टेज। उसमें वो कहते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग एज़ पर फ्राइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग के ज़रिए ही बच्चा फर्दर अपने आने वाली लाइफ में जो है वो कवानीन और ज़ब्त के बारे में चीज़ें सीखता है या सीखता है कि क्या चीज़ सोशली जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो दैट बाय एनल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर बच्चे की अच्छी टॉयलेट ट्रेनिंग होगी तो एज ए एडल्ट उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी ग्रूम होगी। और उसमें वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं की जाती है इस एज में तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेसी होगा, बड़े होके भी उसको मतलब वो बहुत ज़्यादा मेसी किस्म का उसका करेक्टर होगा और वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। और अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट या हार्श की जाती है जैसे कि कुछ घरों में की जाती है तो उसमें वो बच्चा क्या होगा, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक कह लें कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक और इस तरीके की पर्सनालिटी बनेगा। तो दैट्स वाई आपको एक मॉडरेट लेवल पे नॉर्मल तरीके से वो माइलस्टोन जो है बच्चे का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। देन आ जाता है आपकी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज बेसिकली क्या होती है, जिसमें बच्चा जो है वो उसका जो एरोजेनस जोन होता है वो जेनिटल्स हो जाते हैं, यानी आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो हो जाते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स हो जाते हैं और उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ डेवलप होना शुरू होता है। ये 3 से 7 साल की एज होती है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो जेंडर डिफरेंसेस देखना शुरू हो जाता है कि मेल है, मेल का ये पार्ट होता है प्राइवेट, फीमेल का ये पार्ट होता है। तो वो अपने उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। और इस एज में क्या होता है बेसिकली हमारे पास कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें दो मेन आ जाते हैं। एक आ जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक आ जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। मेल्स में बेसिकली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आता है, फीमेल्स में आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स।
मेल्स में जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आता है दैट इज़ बेसिकली कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चे ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा अटैच होते हैं। इस एज में जो मेल है वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होता है दैट, और उसके अंदर जो कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी है तो वो क्या आ रही होती है कि उसको ये लगता है अनकॉन्शियसली मेल चाइल्ड ये अपने आप में ये फीलिंग्स डेवलप कर लेता है कि उसकी मदर की तरफ जो है वो बहुत अट्रैक्शन की फीलिंग्स आ रही हैं, और क्योंकि फ़ादर एक डोमिनेंट फिगर है तो फादर बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो मदर को पोजेस कर रहे हैं, पावरफुल है, तो वो उसके पेनिस को यानी उसके सेक्सुअल पार्ट को रिमूव कर देगा। दैट इज़ बेसिकली द कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। और ये जब जैसे जैसे बच्चा एज के साथ अपने जेंडर को या अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करता है तो जैसे उसको अपने मेल जेंडर रोल्स आइडेंटिफाई होते हैं तो दैट्स वाई वो उसकी ये जो रेजोल्यूशन जो है वो इस स्टेज का स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे जब अपने प्राइवेट पार्ट से रेलिवेंट या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करें तो आप उसको एक अप्रोप्रिएट तरीके से आंसर करें। और फीमेल्स में ऑन कॉन्ट्रेरी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है दैट इज़ बेसिकली पीनिस इनवी, क्योंकि फीमेल्स को लगता है कि दिस इज़ द पार्ट जो उनके पास नहीं, या उनको एक अनकॉन्शियस जो है फीमेल्स में ये फादर की तरफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है, और जो कि क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और दैट्स वाई उसमें क्या होता है कि उसको ऐसे लगता है कि फ़ादर के पास दैट दैट ऑर्गन विच शी इज़ नॉट हैविंग। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स दैट इज़ बेसिकली द पीनस एम्बली। और जैसे जैसे फीमेल्स अपना जेंडर रोल आइडेंटिफाई करती हैं तो ये रेजोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता जाता है। ये दो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन लेटेंसी स्टेज आती है जिसमें बच्चा 7 to 11 ईयर्स को आता है। इसमें बेसिकली बच्चा स्कूलिंग में बिजी हो जाता है और उसका जो सेंटर ऑफ प्लेयर है वो सोशलाइजेशन हो जाता है, स्कूल फ्रेंड्स हो जाता है, फेलोज पीयर्स हो जाते हैं, और इस टाइम पे जो वो सेक्सुअल अर्जेस पिछली स्टेज में डेवलप हो रही थी वो जो है वो डोमिनेट कर जा वो बिल्कुल क्वाइट हो जाती हैं, और उसकी सोशलाइज लाइफ जो है वो ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है। इस एज में बच्चा डिफरेंट पैटर्न्स लर्न करता है, सोशलाइजेशन सीखता है, और डिफरेंट अपने कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं वो डेवलप करता है। देन फिफ्थ स्टेज इज़ द जेनिटल स्टेज, जिसमें क्या है बेसिकली बच्चा 11 से ऑनवर्ड एक एडल्ट हो चुका है, और इसमें दोबारा इंडिविजुअल्स में टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स जो है वो इंटीमेसी डेवलप होना शुरू हो जाती है। उनके सेक्सुअल पार्ट्स जो हैं वो मेच्योर हो चुके होते हैं, और उनकी इंटरनल बॉडी की नीड्स जो होती हैं वो भी मॉडिफाई हो चुके होते हैं। दैट इज़ बेसिकली द जेनिटल स्टेज। सो फ्राइड कहता है कि इन पाँचों स्टेजेस का सक्सेसफुली डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, और पहले 5 साल ही बच्चे की पर्सनालिटी को फर्दर प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की, फ्राइड कहता है कि ह्यूमन बींग्स में एक एनर्जी है, दैट एनर्जी इज़ लिबिडो, और हम अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उस एनर्जी को इंगेज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो स्टेबलाइज रहती है। जिसमें उसने दो बेसिक ड्राइव्स की बात की, एक सेक्स की ड्राइव जिसको हम लाइफ ड्राइव या एरोस भी कहते हैं, और दूसरा एग्रेशन जिसको डेथ इंस्टिंक्ट या थैनाटोस भी कहा जाता है। तो ये फ्राइड का बेसिक कॉन्सेप्ट था, किसके हवाले से, उसकी जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से। सो जैसे कि अब तक आपने हमने डिस्कस किया कि फ्राइड जो है उसकी बेसिकली फ्राइड का बेसिक पर्सपेक्टिव क्या था, अनकॉन्शियस था, और उसकी मतलब फर्स्ट 5 ईयर्स के एक्सपीरियंसेस थे, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे उसने बात की, और उसने जो इनिशियल स्टडीज़ की वो सारी सेक्सुअल ड्राइव से की, या उसने फिर साइको एनालिसिस या टॉकिंग क्योर जो है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। फ्राइड ने बात की कि इंसान के अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अनकॉन्शियस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं तो हम इंडिविजुअल के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर उसने फर्दर बताया कि किस तरीके से जो है हम उसका बेसिकली जो उसने उसकी जो सेक्सुअल थ्योरी थी उसने उसको थोड़ा सा पीछे किया कि ह्यूमन बींग्स यूजली अपनी जो चीज़ें नहीं भी हुई होती उनको भी इमेजिन कर रहे होते हैं, दैट इज़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। और फिर उसने बात की कि ड्रीम्स बेसिकली हमारी डिफरेंट विशेज़ की फुलफिलमेंट होती है। सो इन शॉर्ट फ्राइड का जो मेजर फोकस रहा वो अनकॉन्शियस के ऊपर रहा, ह्यूमन डिज़ायर्स के ऊपर रहा, और फ्राइड ने ज़्यादा बात की कि आपकी ह्यूमन बींग की बहुत सारी उसने नीड्स को सेक्सुअल के नीड्स के साथ जो है वो लिंक किया, और उसी पे बेस करते हुए उसने अपना मेथड ऑफ साइको एनालिसिस दिया, जिसका मेजर टेनेंट जिसके साथ जो उसने अपने पर्सपेक्टिव, क्योंकि फ्राइड ने थेरी और थेरेपी दोनों पे काम किया। फ्राइड की थेरी जो है वो बेसिकली आपकी जो कह लें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं या आपके उसके स्ट्रक्चर्स जो उसने दिए वो हैं, और फर्दर थ्योरी में उसकी थेरी में जो उसके उसने फर्दर थेरेपी दी वो उसने टॉकिंग क्योर
या अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड थेरेपीज़ दी अपनी। अब अगर हम एवेलुएशन करें फ्राइड की थेरी की कि इसकी क्या क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस हैं या क्या उसकी कंट्रीब्यूशन और स्ट्रेंथ्स हैं, तो दैट आर द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म। सबसे पहले मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ अ क्रिटिसिज्म, क्योंकि फ्राइड का जो सारा मेथड दैट इज़ प्योरली सब्जेक्टिव, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज़ भी वेरी कर सकता है। फ्राइड की जो थेरीज़ हैं या थेरेपीज़ हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई उसके डेटा कलेक्शन के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और अगेन वही डॉगमेटिज्म का कॉन्सेप्ट के फ्राइड की थेरीज़ में आपको ये कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो रही। एंड देन ये कि फ्राइड का जो ओवर एम्फेसिस रहा है वो सेक्स के ऊपर है, उसने बाकी फैक्टर्स को जो है वो इग्नोर किया। सो फ्राइड ने ओवर एम्फेसिस किया सेक्स पे, उसने अपनी ज़्यादा चीज़ें इससे रिलेटेड की, तो इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि उसके अलावा भी बहुत सारे आपके अदर सोशल पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं, आपका कल्चर होता है, आपके जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होती हैं, तो फ्राइड ने उन सबको एक्सक्लूड किया। दैट इज़ अनदर क्रिटिसिज्म। फिर अगर हम बात करें लेंथ, कॉस्ट एंड लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ साइको एनालिसिस, अगर हम साइको एनालिसिस की बात करें तो साइको एनालिसिस एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, जिसमें अगर आप देखा जाए मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी लिमिटेड इफेक्टिवनेस है। अगर आप सक्सेसफुली रैपो इस्टेब्लिश कर रहे हो या अगर आपका पेशेंट ओपन अप हो रहा है तभी आप उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे हो, तो ये भी इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म। एंड देन लैक ऑफ फॉल्सिफिकेशन, जैसे कि शुरू में हमने कार्ल पॉपर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अच्छी थेरी में फॉल्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि उसको मल्टीपल टाइम्स हम टेस्ट करके जो है उसमें चेंजेस ला सकें या फॉल्सिफाई करें। तो फ्राइड की क्योंकि थेरी अनकॉन्शियस पे और सब्जेक्टिविटी पे बेस कर रही है, तो उसमें फॉल्सिफिकेशन जो है वो लैक करती है। दैट इज़ ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑन हिज थेरी। देन अगर हम बात करें कि इसकी थेरी के कुछ स्ट्रेंथ्स या कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, तो उसने साइकोलॉजी की डोमेन को बेसिकली एक्सपैंड किया। उस टाइम पे जो भी काम चल रहा था उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन या अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना वो एक मेजर सिग्निफिकेंट साइकोलॉजी में जो है वो रोल प्ले करती है। तो दैट्स वाई एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है। साइको एनालिसिस या जो उसने टॉकिंग क्योर का कॉन्सेप्ट दिया वो भी उसकी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है, कि उससे पहले इस तरीके से साइकोलॉजी में काम नहीं किया जा रहा था। और देन फ्राइड ने नॉर्मल बिहेवियर्स लाइक ड्रीम जो है, ड्रीमिंग इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, या स्लिप ऑफ टंग जो डेली रूटीन में हमारा अक्सर बात करते हुए भी हो जाता है, तो फ्राइड ने इन डेली कॉन्सेप्ट्स को भी बड़े अच्छे से इन नॉर्मल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन किया कि ये किस तरीके से आपको एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं। और इस तरीके से उसने साइकोलॉजी को बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई करने का बताया, कि हमारी डेली लाइफ में हमारी जो डेवलपमेंटल ईयर्स हैं या किस तरीके से हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। तो फ्राइड ने इन सब के बारे में बात की कि ये सारी जो हैं इसकी थेरी की स्ट्रेंथ्स हैं। सो इसके आगे भी अगर आप देखें तो ये मैंने स्लाइड्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन के तौर पे आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें या रिव्यू करें उसकी बेसिक एजम्पशंस को, सो अगर हम एंड में छोटा सा एक रिव्यू करें उसकी बेसिक एजम्पशन का, तो उसने कहा कि जी बिहेवियर का ओरिजिन जो है वो अनकॉन्शियस रहा है, और उसने ये बात की कि सारे बिहेवियर की एक कॉज होती है, और जिस कॉज को वो आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या अनकॉन्शियस के साथ रिलेट कर रहा है, और वो बताता है कि जो आपका अनकॉन्शियस है वो कॉन्स्टेंटली आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है। और उसने कहा कि आपके जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो डीप रूटेड हैं आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में। और उसकी जो फर्दर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थी जो वो यूज़ करता था अपने पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को डील करने के लिए, उनको हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।